27 अक्टूबर 27 अक्टूबर 1947। जैसे सर ने आपको कश्मीर का बैकग्राउंड बताया, मैं आपको थोड़ा सा इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन बताता हूँ कश्मीर की, कि पाकिस्तान उसके ऊपर अपना हक कैसे रखता है, कि पाकिस्तान क्यों ये डिमांड करता है कश्मीर पर पाकिस्तान का हक बनता है। जियोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पाकिस्तान कश्मीर के साथ 1000 लॉन्ग किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। फिर जब 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया अलग होने के साथ बहुत से ऐसे शहर थे, बहुत से ऐसे सिटीज़ थे जिन्हें पाकिस्तान के अंदर शामिल होना था। उनमें से एक कश्मीर भी था, कलकत्ता भी था, हैदराबाद, दक्कन भी था। फिर पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर जो एक चीज़ जो बहुत मुश्तरका है वो ये है कि 1947 तक सिर्फ कश्मीर के साथ पाकिस्तान की रोड लिंक थी। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा खित्ता या कोई ऐसा रोड नहीं था जहां से कश्मीर को किसी दूसरे मुल्क तक एक्सेस मिल सके। तो वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा हिस्सा था जहां से कश्मीर बाय रोड कश्मीर तक लिंक हो सकता था। और उसके दरमियान में एक सिटी आती थी गुरदासपुर, जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने के लिए इस पर रजामंदी जाहिर कर दी थी कि गुरदासपुर, हरदासपुर, ये जो एरियाज हैं ये कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान एक पुल का या पिलर का रोल अदा करेंगे। लेकिन महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन, जो लास्ट वाइसरॉय था इंडिया का या सब कॉन्टिनेंट का कह लें आप उसे, उसने कश्मीर जो है वो फोर्सफुली इंडियन महाराजा हरि सिंह को देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अच्छा, कश्मीर जो है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि 1947 से पहले उस पर मुसलमानों का या पाकिस्तान का हक नहीं था। कश्मीर अगर हम देखें तो 1816 से पहले 5 सदी तक वहाँ पे मुसलमान हुक्मरान रहे हैं। फिर 1846 के अंदर डोगरा एक जो कम्युनिटी थी उसके ऊपर वो चला गया था, जब हिंदुस्तान, लंदन इंडियन ब्रिटिश आर्मी और सिख की जब वॉर होती है तो उसके बाद जो है वो कश्मीर जो है वो फोर्सफुली इंडियन आर्मी के पास चला जाता है। पॉपुलेशन वाइज व्यू से हम देखें तो 77 पॉपुलेशन कश्मीर की जो है वो मुसलमान है, ठीक है। जो पाकिस्तान के अंदर दरिया आते हैं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर रिवर्स आते हैं, उन सबका फ्लो कश्मीर से है। तो इस हिसाब से भी कश्मीर पे हमारा बहुत ज़्यादा हक बनता है, क्योंकि अगर कश्मीर इंडियंस के पास है तो हमें सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का है कि कहीं हमारा पानी बंद ना हो जाए। इस लिहाज से भी हमारा कश्मीर के ऊपर सबसे ज़्यादा हक बनता है। इसके बाद अगर हम देखें तो कायदे आज़म ने जब माउंटबेटन से इस बारे में कोई बातचीत शुरू की कि भाई कश्मीर हमें मिलना चाहिए, तो माउंटबेटन ने नेहरू के जो उस तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनके दबाव में आने के बाद इस चीज़ को रद्द कर दिया कि नहीं, अब कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की गवर्नमेंट है, तो लिहाजा हम पॉपुलेशन को नहीं देखेंगे। जो वहाँ का जो हुक्मरान है या वहाँ पे जिसकी गवर्नमेंट है वो जो कहेगा हम उसकी बात को फॉलो करेंगे। अब कश्मीर जब से इंडियन गवर्नमेंट के पास गया है तो हम रोज़ कैजुअलिटीज़ देखते हैं कि वहाँ पे किस किस्म की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। 7 लाख इंडियन आर्मी इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद है, जो वहाँ पे बेसिक ह्यूमैनिटी जो राइट्स हैं, हम चाहे वो यूएनओ के हों चाहे वो ह्यूमन राइट्स हों, वहाँ पे वो फुलफिल नहीं होने देते। क्यों फुलफिल नहीं होने देते? क्योंकि अगर वो उनको फुलफिल होने देंगे तो वहाँ पे तहरीक की आज़ादी तहरीक जो होती है, वो जो लोग वहाँ पे हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं या हुर्रियत जमात के जो लोग हैं, वहाँ पे वो रोज़ उठते हैं अपने हक के लिए, लेकिन वो फोर्सफुली 7 लाख आर्मी जो इंडियंस की वहाँ पे मौजूद है वो उनको दबा देते हैं, वो अपने हक के लिए उनको खड़ा होने नहीं देते। और दूसरे इश्यूज जो है 5 नवंबर 2019 को वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया था। उसके बाद से लेके अब तक जहाँ पाकिस्तान ने भी यूएनओ के अंदर जाके उसकी बहुत मुखालफत की, लेकिन वो आज तक यूएनओ भी इंडियन गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ पर कि वो आज तक वो कर्फ्यू जो वो आज तक उठाया नहीं गया है। उस कर्फ्यू के नुकसानात क्या हो रहे हैं? उस कर्फ्यू के नुकसानात ये हो रहे हैं कि वहाँ पे जैसे हमारी लॉकडाउन के अंदर ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई थी, लेकिन वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी, लेकिन वहाँ पे रोज़ एक ऐसा दिन है जहाँ पे वो कर्फ्यू को बर्दाश्त करते हैं, अपनी आज़ादी राय अपनी आज़ादी से वो जी नहीं सकते। कश्मीर का भी सबसे बड़ा इशू अगर हम इसको उसके हिसाब से देखें तो वहाँ पे जो इस वक्त मुस्लिम मेजॉरिटी है वो 77% आबादी जो है वो मुसलमानों की है। तो उसके बावजूद वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है? इंडियंस की गवर्नमेंट है। अब वहाँ पे जो दूसरा जो सबसे बड़ा एक वो कह लें कि जो एक सही बात नहीं है, वो वहाँ पे ये आ रही कन्वर्जन। वहाँ पे जो कन्वर्जन रेशो है वो अभी यूएनओ की जो रिपोर्ट आई है 2020 के अंदर, वहाँ पे जो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन्स हो रहा है या इसको कह लें उसका रेशो बहुत ज़्यादा
बढ़ चुका है फोर्सफुली वो लोग कन्वर्जन बहुत ज्यादा इस वजह से कर रहे हैं, इसलिए वहां के लोग जो है वो माइग्रेट करने पर मजबूर हो गए हैं कि वो वहां से चले जाए, किसी और मुल्क में चला जाए। अच्छा, हम कश्मीर के इशू को अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास 3 ऐसे एक बुनियादी विजन्स है जिनके हम कश्मीर इशू को सॉल्व कर सकते हैं। एक वो इशू है जो साइप्रस की गवर्नमेंट ने तुर्की गवर्नमेंट को दिया था 2003 के अंदर, फिर तुर्की गवर्नमेंट ने ग्रीस गवर्नमेंट को दिया था कि इस चार्टर को फॉलो करके आप कश्मीर इशू को सॉल्व कर सकते हैं। वो चार्टर्स, उनमें से एक चार्टर्स क्या था कि वहां पे ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट बने, ना कश्मीर पाकिस्तान के पास है, ना कश्मीर इंडियंस के पास जाए। फिर कहाँ जाए? कश्मीर जाए उन लोगों के पास, ना वो पाकिस्तान के अंदर एनेक्स हो, ना वो इंडियन के अंदर एनेक्स हो। वो अपनी हुकूमत या अपनी खुद जैसे रहना चाहते हो वैसे रहे वहां पे फोर्सफुली। ना पाकिस्तान गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, ना इंडियन आर्मी वहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। कश्मीर इशू के मुताबिक हमने 3 जंगे भी लड़ चुके हैं, 1948 की वॉर, 1965 की वॉर, फिर 71 की इस 99 वाली वॉर। ठीक है, 1961 और 63 के अंदर भी अयूब खान और वहां पे जो गवर्नमेंट थी, बहुत इसकी डिस्कशंस हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। 3 दिन की समझने के मिनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 3, लेकिन उसके अंदर कोई भी वो रिजल्ट उसका नहीं आया था। तो इस वजह से भी कश्मीर का इशू सॉल्व आउट नहीं हो सका। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कोई ऐसा यूएनओ हो या कोई ऐसा सुटेबल एक यूएनओ की तरफ से कोई चार्टर निकले जिसकी वजह से कश्मीर का इशू सॉल्व हो सके और वहां पे लोग अपनी जिंदगी को आसानी के साथ गुजार सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर उम्मीद करते हैं कि कश्मीर का इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा।